2023 में सूबे में विधानसभा चुनाव हैं और इसके बाद वर्ष 2024 में देश का आम चुनाव है। ऐसे में दोनों ही प्रमुख दल यहां से पार्टी की पकड़ मजबूत करने की जुगत में हैं। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद 19 से 21 मई के बीच आयोजित हो रहे बीजेपी के महामंथन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मई को होने वाले उद्घाटन सत्र में वर्चुअली हिस्सा लेंगे। जयपुर में होने जा रहे इस 3 दिवसीय मंथन में संगठन की मजबूती और संगठन के बदलाव पर मुख्य फोकस रहेगा। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का कहना है कि मंथन में देश के वर्तमान हालात पर चर्चा के साथ ही हर बूथ पर पार्टी कैसे सशक्त बने, इस पर चर्चा होगी। इस बैठक में जो देश की राजनीतिक स्थिति है उसकी भी चिंतन होगी। हमारा संगठन सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बने, हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी और सशक्त हो और मजबूत हो, इसके बारे में भी चर्चा होगी। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गांव गरीब किसान हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इनके लिए जो उन्होंने काम कर रहे हैं, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाकर के घर घर तक पहुंचाना और चर्चा करना, इसके बारे में भी चर्चा होगी। इस महामंथन से साफ है कि बीजेपी को वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद वर्ष 2024 में होने वाले आम चुनाव में राजस्थान से बड़ी आशाएं हैं, क्योंकि वर्ष 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान से 25 की 25 सीटें जीती थी। ऐसे में पार्टी वो प्रदर्शन दोबारा दोहराना और वर्ष 2023 में सूबे में सरकार बनाने के लिए एक्टिव मोड में आ गई है। 3 दिवसीय इस मंथन कार्यक्रम में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। मंथन के लिए रखी जाने वाली बैठकों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री BL संतोष संबोधित करेंगे। कुकस में एक 5 सितारा होटल में बैठकों के साथ ही नड्डा का बिरला ऑडिटोरियम में प्रबुद्ध जन को संवाद कार्यक्रम है। इस बीच बीजेपी के इस महामंथन पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तंज कसा। खाचरियावास ने कहा कि जनता के मुद्दों से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। आज महंगाई चरम पर है, लेकिन ये देश को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश में लगे हैं। 450 का सिलेंडर 1000 से ऊपर पहुंच गया। पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की चीज, हर चीज महंगी होगी। रुपया पिट गया डॉलर के मुकाबले। अब चिंतन शिविर यदि बीजेपी कर रही है यहाँ पे कोई शिविर, तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि घोषणा पत्र में किए वादे पूरे क्यों नहीं किए। हालात खराब है, जवाब दो महंगाई पर, जवाब दो बेरोजगारी पर, जवाब दो भुखमरी पर। कोई जवाब नहीं देना चाहते, इधर उधर की बात करती है। बीजेपी तो वर्टिकल डिवीजन करके वोट लेना चाहती है, हिंदू मुसलमान में बांटकर देश में वोट लेना चाहती है। बहरहाल कांग्रेस की तरफ से पार्टी के कलेवर बदलकर जनता के बीच जाने की रणनीति के बीच भाजपा जनता से जुड़े मुद्दों को हथियार बनाएगी, क्योंकि भाजपा राजस्थान में वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के साथ ही वर्ष 2024 आम चुनाव में फिर फतह हासिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे लगातार, जैसे हम दिखा रहे हैं कि राजस्थान की धरा पर इन दिनों सियासी इतिहास लिखने की कवायद चल रही है। पहले कांग्रेस का नवसंकल्प शिविर और उसके बाद अब भाजपा की 3 दिवसीय बैठक। राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे और इसका मजमून अगर हम कहने को तो ये कहा जा रहा है कि वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन पावरफुल पार्टी, पावर गेम उनके हाथ में है। तो आने वाले दिनों की चर्चा यही रहेगी कि देश के आम चुनाव 2024 और 11 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उससे ठीक पहले उन राज्यों में कैसे बीजेपी अपने आप को साबित कर सकती है, अगर कोई लेकुना है उसे दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। तो एक गंभीर चिंतन की बात इसमें होगी, जिसकी तस्वीर आगे आने वाले दिनों में होगी। महत्वपूर्ण इस वजह से है, चाहे नवसंकल्प शिविर हो या फिर बीजेपी का राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक,
क्योंकि कोई भी बैठक होती है तो उसका एजेंडा जो तय होता है वो हमेशा जाना जाता है कि एजेंडा कहां पे तय किया गया था। यह होगा जयपुर में हुए राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का एजेंडा ये रहा, जिसका कभी भी जिक्र आएगा तो उसके मैं कहूं कि बैक में जो होगा कभी कुछ बोलने के लिए वो ये होगा। ऐसे नव संकल्प शिविर का जब भी जिक्र आएगा, कभी कोई भी चीज होती है, जैसे केसी वेणुगोपाल ने अभी पार्टी के प्रोग्राम को जारी किया है आज ही, तो उसमें दिया गया है कि उदयपुर राजस्थान के उदयपुर में हुए नव संकल्प शिविर। खैर चलिए, 3 दिवसीय कार्य समिति है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से अरुण शर्मा जी हैं, भाजपा से श्याम झा साहब हैं, सभी का स्वागत है। अनिल, 3 दिवसीय कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक का मजमून अगर एक लाइन में हम समझ सकें तो यही है कि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा वो और देश के आम चुनाव को फतेह कैसे करना है उसके लिए आपको तैयारी करनी है। क्योंकि अरुण सिंह जी को मैं सुन रहा था जब लाइव चल रहा था उनका, कि बूथ मजबूत करने की बात है, यही बूथ मजबूत करने की बात कांग्रेस कर रही है कि हमारे बीच जो गैप हो गया पब्लिक और कांग्रेस के बीच उससे पाटना है। ऐसी कवायद इनकी कही जा सकती है कि बूथ मजबूत होना चाहिए। अब ये सब राजनीतिक दल मान के चलते हैं कि बूथ पे बैठा वर्कर वही आपका आधार है, अगर वो मजबूत नहीं होगा तो आपके ऊपर की मजबूती हो ही नहीं सकती है। ये समय से पहले हम नारा सुनते थे कि अरुण जी जब यूथ कांग्रेस में थे तक कि श्याम झा साहब भी जब एबीपी में रहे या फिर युवा मोर्चा के लिए रहे, तो 1 बूथ 10 यूथ का एक नारा अक्सर सुना करते थे कि वो 10 यूथ हैं वो संभालेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा था। तो बूथ की मजबूती तो हमेशा से रही, कुछ टेक्नोलॉजी बदल करके उसे मजबूत करेंगे। देखिए, ये जो 3 दिन तक मंथन का दौर रहेगा, खासतौर से 20 मई की बैठक अहम इसमें रहने वाली है। पार्टी जरूर कह रही है कि बूथ को मजबूत कैसे किया जाए, लेकिन जो मिशन है पार्टी का वो 2024 है। हालांकि इससे पहले विधानसभा चुनावों की रणनीति जरूर यहाँ पर बनाई जाएगी और उनको कैसे फतेह किया जाए ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन उससे आगे बढ़कर पार्टी ये देख रही है कि चैलेंजिंग कहाँ है। कांग्रेस चैलेंज कर रही है, विपक्ष की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के बजाय हाल ही के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी को ज्यादा चैलेंज करते हुए दिखा रहे हैं। पार्टी अब मंथन का हालांकि सार्वजनिक तौर पर पार्टी ने नहीं कहा, लेकिन बूथ को मजबूत करना है। मजबूत करने की कवायद के साथ साथ जो मुद्दे हावी हो रहे हैं जनता के मानस के ऊपर, जनता को हाल ही में जो प्रताड़ित कर रहे हैं, या फिर कहा जाए कि महंगाई का जो दौर चला है वो जनता के बीच में एक मैसेज ले जा रहा है, विपक्ष के बजाय ये मुद्दा कहीं ना कहीं हावी होता हुआ देखा जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी शायद मंथन यहां पर यह करेगी कि अब किस ओर बढ़ना है। विकास विजन केंद्र की सरकार का लेकर जरूर चला जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कार्यकर्ता पार्टी के मैसेज दे पाए कि महंगाई जो बढ़ी है वो जो विकास की योजना है उनके आधार पर बढ़ी, जो केंद्र सरकार ने बेहतरीन योजनाएं जनता के लेकर आए उनके आधार पर यहां पर बढ़ी है। तो ये मैसेज जनता के बीच में कैसे दिया जाए और उसी के साथ में बूथ को मजबूत किया जाए, पन्ना प्रमुख को मजबूत किया जाए और कार्यकर्ताओं में एक उत्साहवर्धन यहां पर किया जाए। राजस्थान में खासतौर से आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होंगे, लगभग 1.5 साल का समय राजस्थान के अंदर भी है। तो ऐसे में राजस्थान की स्थिति पर फोकस होगा। राजस्थान में बीजेपी की जो दूरियां हैं कुछ कार्यकर्ताओं की, उनको कैसे दूर किया जाए और राजस्थान के साथ साथ दूसरे जो प्रदेश हैं वहां पर भी जो मनमुटाव की कुछ स्थितियां हैं उनको भी दुरुस्त कर लिया जाए और फिर मिशन जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव है उनको फतेह हासिल कर लिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं 3 दिन के इस मंथन का दौर में सार निकलने वाला। बिल्कुल। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। नव संकल्प अगर हम देखें तो ठीक है, आप लोगों का एजेंडा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का जो गैप पब्लिक के साथ हुआ, यानी कि मतदाता जो दूर गया है उस मतदाता को वापस कैसे जोड़ा जा सके, स्वीकार भी किया कांग्रेस ने। राजस्थान की बात करें तो आपके और भाजपा के बीच बहुत लंबा गैप नहीं रहा, मात्र 2.25 लाख मतों का अंतर रहा, 1,72,000 का। ये गैप कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। हाँ, लेकिन लोकतंत्र में संविधान ने अधिकार दिया है कि बहुमत के आधार पर सरकारें बने। वोटिंग परसेंटेज, एक उदाहरण ऐसा भी रहा है कि एक पार्टी को वोटिंग परसेंटेज ज्यादा मिला लेकिन सीटें ज्यादा दूसरी पार्टी की थी तो सरकार उन्हीं की बनी। अब ये जो गैप है बीजेपी इसको लेकर के कवायद कर रही है कि राजस्थान की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये गैप बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें इसे दुरुस्त करना है। आप कहेंगे कि बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें भी हम लगातार जीतते रहे हैं। तो बीजेपी की ये बैठक है, इसमें चिंतन राजस्थान सहित अन्य राज्यों का रहेगा, तो कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं कांग्रेस इसे? देखिए योगेंद्र जी, वैसे तो ये राष्ट्रीय लेवल की मीटिंग है और जैसा आपने कहा भी कि राजस्थान का अचानक महत्व बढ़ गया है। कांग्रेस ने भी यहाँ 3 दिन का नव संकल्प शिविर किया। अब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय बैठक है। यहाँ टेम्परेचर जरूर ज्यादा है लेकिन
राजनीतिक तौर पे सबको सुहा रहा है राजस्थान, अच्छी बात है। बीजेपी की ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास वैसे काम तो ओवरलोड है। जो देश की हालत है इस समय, महंगाई की जो हालत है, होलसेल इंडेक्स आज ही रिलीज हुआ है कल शाम को, वो पिछले 15 सालों में हाईएस्ट है 15.7, रिटेल भी ऊपर ही है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है पूरे राष्ट्रीय लेवल पे, महंगाई का तो उल्लेख करते करते थक गए हैं, बिल्कुल जीना मुहाल हो गया है एक आम आदमी का। गरीबों की तो बात बिल्कुल छोड़ दीजिए, जो इस समय बिल्कुल अनाथ सा महसूस करते हैं। इन द सेंस अगर आपको विकास देखना है तो मैं तो एक पैरामीटर देखता हूं योगेंद्र जी। श्रीमान आडवाणी जी 2012 में उन्होंने कागज बाकायदा सबमिट किए थे कि वो दिवालिया उनको घोषित कर दिया जाए, वो कई बैंकों का लोन नहीं दे पा रहे थे। ये 2012 है, हम 2022 में है। 10 साल में इसको कहते हैं विकास। एशिया दुनिया के 5वें सबसे अमीर रोज कंपनियों को खरीद रहे हैं। महामारी के बीच भी आबाद रहा उनका विकास, उनका और अंबानी जी का। तो वैसे तो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इनको इन विषयों पर भी जरूर सोचना चाहिए। अभी सेन साहब भी कह रहे थे कि आना तो चाहिए प्राथमिकता, बूथ तो मजबूत है, लेकिन अगर देश का नागरिक मजबूत नहीं है और बहुत कष्ट में है तो वो उस मजबूती का फायदा नहीं उठा पाएंगे। पर जितना सा भी मैं बीजेपी को जानता हूं योगेंद्र जी, उस हिसाब से इस कार्यकारिणी में सिवाय अगला चुनाव कैसे जीतना है, और जो कि बड़ी बात नहीं है, प्रजातंत्र में सत्ता हासिल करना ही एक लक्ष्य होता है, लेकिन किसी भी तरह हासिल करना वो जरूर नैतिक सवाल है। तो मेरी तो प्रार्थना है कि ये जो स्वागत करेंगे नड्डा साहब का, यहाँ 75 द्वार बनेंगे, 5 जगह अलग अलग थीमों से स्वागत किया जाएगा, तो हर कार्यकर्ता जब उनको माला पहनाए, साफा पहनाए, तो एक बार जरूर कह दे ईस्टर्न कनाल प्रोजेक्ट सर, ईस्टर्न कनाल प्रोजेक्ट 5 बार भी कहा तो एक बार लगेगा बीजेपी राजस्थान के कल्याण के बारे में एक कदम तो आगे बढ़ा रही है। अगर सिलसिला यही चला कि ताजमहल की जमीन किसकी है, नीचे से खींच लें क्या चलिए आ रहा हूँ जी, लौट रहा हूँ आपके पास, लौट रहा हूँ मैं अभी श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपकी पार्टी के मुखिया आ रहे हैं, निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता के लिए अगर उसकी पार्टी के मुखिया आते हैं तो लगता है कि, क्योंकि राजनीति में यही होता है कि पार्टी के आला कमान आ रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात होती है, वो देखा भी जाता है। यहाँ कांग्रेस का नवसंकल्प शिविर भी हुआ है, राजस्थान भी उसकी पृष्ठभूमि में रहा है आयोजन के हिसाब से भी, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 ही जगह पे सरकार है इस वक्त कांग्रेस की। राजस्थान बड़ा राज्य है, इस लिहाज से माना जा रहा है कि कांग्रेस पूरी कवायद और कोशिश करेगी कि सरकार में जो अदला बदली होती है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस क्रम को तोड़ा जाए और कांग्रेस वापसी करे। अशोक गहलोत खुद भी ये बात कह रहे हैं कि जो भी कोशिश हम कर रहे हैं उसकी ये है कि अब की बार हम वापस सरकार बनाएंगे, क्योंकि देश की बात बाद में करेगी अभी कांग्रेस, अभी तो जिन राज्यों में है वहां पे, और प्लस जिन राज्यों में से आप लोगों से गेन कर सकती है उस पर फोकस करेगी। योगेंद्र जी, चुनाव को भी 1.5 साल है और अशोक गहलोत जी की जो स्थिति है और जो प्रदेश की जनता जिस हिसाब से त्रस्त है, चाहे वो बलात्कार की घटनाएं हो, चाहे महिला उत्पीड़न हो, चाहे दलितों के ऊपर अत्याचार हो, चाहे आप अपराध के मामले देख लें, हर तरफ से देश में नंबर 1 पे राजस्थान अभी चल रहा है। और बात बार बार करेंगे कि भाई महंगाई और बेरोजगारी। मुझे अब एक बार ये बताएं कि पड़ोसी 5 राज्यों में से सबसे महंगा डीजल क्यों है यहाँ, सबसे महंगा पेट्रोल क्यों है यहाँ, सबसे महंगी बिजली क्यों है यहाँ? ये महंगाई पे आप बात नहीं करेंगे। आप मुझे बेरोजगारी की बात करते हैं। रीट के एग्जाम में कितना बड़ा धोखा हुआ बेरोजगारों के साथ। आपने कितने वादे किए थे बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए, संविदा कर्मियों को आपने वादे किए थे, उसका क्या हुआ? किसानों की ऋण वापसी का, ऋण माफ करने का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? उस पर आप बात नहीं करेंगे। आप इधर उधर घुमाने से कुछ नहीं होगा। राजस्थान की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है और आज की तारीख में
अगर अभी पोलिंग हो जाए तो कांग्रेस को 2 अंकों में सीमित रहना पड़ेगा और 1.5 साल बाद आप देख लीजिएगा कि मुश्किल से एक जो अपने जो टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी होती है उतने विधायक होंगे। जी अनिल, देखिए कवायद की जाएगी, कांग्रेस अपनी ओर से कोशिश करेगी क्योंकि 2 राज्यों में कांग्रेस है, बाकी 1-2 जगह पे अलायंस में है, तो कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि हम सत्ता की इसी क्रम को हम जारी रखें। बीजेपी के एक नेता ने तो कहा कि बारी तो हमारी, अब की बार तो वैसे हमारी बारी है तो हम लोग सरकार में आएंगे। बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति ने, फिर मैं कहा सब ये कैसे होगा कि 98 से यही क्रम चल रहा है, अब तो हमारी बारी है। चलिए खैर जो भी होगा, लेकिन इस बैठक के मजमून को अगर हम देखें, मैं एक लाइन देख रहा था कि देश की यथास्थिति पर भी चर्चा होगा। वो यथास्थिति या जो समसामयिक चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जिस पे चर्चा की जाएगी? महंगाई, बेरोजगारी, इन पे भी कुछ चर्चा की संभावना है? देखिए बिल्कुल, जैसा भी बताया कि यथास्थिति, हालांकि स्पष्ट तौर पर अरुण सिंह जी ने नहीं कहा, लेकिन जो माहौल देश में बना हुआ है उसके अंदर, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या फिर दूसरी जगहों की बातें कर ले, महंगाई की बात हो, रोजगार की यहाँ पर बात कर ली जाए, और उसमें भी महिला सुरक्षा को लेकर तमाम जो मुद्दे हैं इनको लेकर भी चर्चा यहाँ पर होगी। 4 सत्र आयोजित होंगे, लेकिन चारों सत्रों में अलग अलग महत्वपूर्ण सत्र। सबसे पहले उद्घाटन सत्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन होगा, वहां पर कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देंगे, और समापन सत्र जो है नड्डा जी का होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। तो समापन सत्र और उद्घाटन सत्र दोनों काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ में राजस्थान से जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, पूरा देश इससे जुड़ा हुआ होगा। राजस्थान में बैठक जरूर हो रही है, लेकिन हर कार्यकर्ता, हर नागरिक के लिए कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण ये बैठक हो, ये भी एक कहीं ना कहीं जनता की आवाज भी ये होगी, पब्लिक भी देख रही होगी, और खासतौर से नजर भी है जनता की कि अब इस बैठक के माध्यम से बूथ मजबूत करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी की जरूर है, लेकिन क्या वो किस तरह से मजबूत होंगे, उनके लिए भी कुछ इस बैठक के माध्यम से कुछ निकल कर आएगा, ये सभी की नजरों में। लेकिन चुनाव जरूर है, चुनाव का मिशन पार्टी का। एक मैं चीज जानना चाहूंगा अनिल यहाँ पे कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के कई बार मुखर होकर के भाजपा नेता कहते हैं कि पहले एक संप्रदाय विशेष का जिक्र करते थे, मीडिया में कोई नहीं बोलता था कि हिंदू और मुसलमान का नाम लिया जाए, सब एक संप्रदाय विशेष, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, ये चलता आ रहा था। लेकिन अब खुल करके चैनल्स पे भी बात की जाती है, अखबारों में भी की जाती है, तो स्टेटमेंट को क्योंकि कोट करके छापा जाता है तो कहा जाता है हिंदू और मुसलमान, जो बोलते हैं साफ। तो हिंदुत्व का मुद्दा भी इस बैठक के कहीं एजेंडे में बड़े रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इन दिनों कहीं पे हनुमान चालीसा की बात है, कहीं पे वो बैकड्रॉप कोई भी हो एंट्री करने का, लेकिन उसका मजमून यही कहा जा सकता है, तो ये भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। देखिए बिल्कुल, इसको तो दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। हाल ही की स्थितियां अगर देख ली जाए, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा जैसे मुद्दे देश में गूंज रहे हैं, और उसके साथ साथ अभी देखा जा रहा है ताजमहल हो या फिर मीनार की यहाँ पर बात कर ली जाए, हाल ही में ज्ञानवापी का मुद्दा भी यहाँ पर एक तरह से गरमा रहा है। ये स्थितियां हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व मुद्दे को लेकर चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस मजबूती से शायद नहीं खड़ी हो पा रही। यही वजह है कि कांग्रेस में बिखराव, अभी चिंतन शिविर हमने देखा, उसके बाद में 2 नेताओं के इस्तीफे। शायद ये लगता है कि चिंतन शिविर का जो सार रहा वो कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज नहीं दे पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पहले कहा जाता था कि डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मजबूत पकड़ है, लेकिन अब कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक बड़ी टीम है बीजेपी के पास में मैसेज देने की, सरकार को घेरने की। राजस्थान की स्थितियां अगर देख ली जाए, कानून व्यवस्था का जहां तक सवाल है, हर प्रदेश के अंदर कानून की व्यवस्था कुछ बिगड़ी हुई है। आंकड़ों को अगर देख लिया जाए, कोई भी स्टेट शायद ऐसा नहीं होगा जहां पर महिला अपराध नहीं बढ़े हुए हों, रेप की घटनाएं नहीं बढ़ी हुई हों। लेकिन राजस्थान की स्थितियों को अगर देखा जाए, देश के सिरमौर अगर खबरों में देखा जाए, तो वहां पर राजस्थान कहीं ना कहीं आगे नजर आता है। बीजेपी ने बिल्कुल काउंटर किया, विपक्ष की पूरी भूमिका यहां पर निभाई है, हर तरफ सरकार को घेरने की कोशिश की है, और हर मुद्दे पर, जहां पर परीक्षा का अगर मामला यहां पर देखा जाए, कांस्टेबल परीक्षा के अंदर पेपर लीक हुआ, पहले रीट में पेपर लीक हुआ था, और उसके साथ साथ बेरोजगार का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो। ऐसा नहीं है राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं यूपी से दूसरे स्टेट में भी हुई है, अपराध वहां पर भी बढ़े। लेकिन यहां पर जो स्थितियां हैं, विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस काफी मजबूत भी है, कार्यकर्ता बुलंद भी हैं। कार्यकर्ताओं का एक तरह से जो गठजोड़ कहा जाए या फिर ऊपर से मैसेज जो आता है, उसका अनुपालना यहां पर कही जाए, वो पूरी तरह से, कांग्रेस दूसरे स्टेट में जो विपक्ष की भूमिका में है, पूरी तरह से आवाज नहीं उठा पा रही। सोशल मीडिया हो, सड़कों पर हो, तमाम जगहों पर। और इसको अगर कांग्रेस देखेगी, चिंतन शिविर जरूर कर लिया, लेकिन अभी भी शायद इस चिंतन के बाद में और चिंतन करने की जरूरत कांग्रेस को है, क्योंकि अभी इस्तीफों का दौर यहां पर शुरू हो गया। जी
अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखो, हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा और ये मुद्दा खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी वजह साफ है कि बीजेपी को ये मुद्दा ये कहूं कि पूरी तरह से बेनिफिट वाला मुद्दा लग रहा है। कोई भी हो, अपने पार्टी का एजेंडा है, चाहे कोई हिडन एजेंडा है नहीं बीजेपी का, पहले से भी हिंदुत्व की बात करती आ रही है, लेकिन काउंटर आप लोगों को करना है। देखिए योगेंद्र जी, इसे राजनीतिक बेईमानी कहते हैं। मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, 9 सितंबर 2019 को जब ये अयोध्या का फैसला आया, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से और बढ़िया राष्ट्र के नेता की तौर पे एक स्टेटमेंट दिया कि आज से ये जो कड़वाहट है हिंदू मुसलमान की वो खत्म है, ये मामला खत्म हो चुका और अब हम सब एक साथ रहेंगे। सेम डे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी से जब एक संवाददाता ने पूछा कि अगली जो छलांग है अब काशी और मथुरा की है क्या, भागवत जी ने कहा कि ये ऐतिहासिक तौर पे अयोध्या का जो आंदोलन था आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा हुआ था और अब क्योंकि ये पटाक्षेप हो गया है इसका, अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्रामों में लगेंगे, मानव विकास में लगेंगे। ये इन दोनों बड़े नेताओं का स्टेटमेंट है उसके इमीडिएट बाद। इवन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी इसका उल्लेख है कि ये अपवाद है जो अब हम आज ये फैसला सुना रहे हैं, आइंदा से सब कुछ स्टेटस को रहेगा। 91 का आपका अधिनियम है जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी ये मंदिर मस्जिद के झगड़े हैं वो स्टेटस को रहेंगे, यथा स्थिति में रहेंगे। हमारा एक इतिहास है योगेंद्र जी, वो लेकिन सचमुच इतिहास है। 1200 साल पहले मुगलों ने यहाँ आक्रमण किया और जो उस जमाने की रिवाज थी, आक्रमण में उन्होंने तहस नहस किए, शहर तहस नहस किए, मंदिर तोड़े, यही शैली थी उस समय। उसके बाद लेकिन 1200 साल के बाद अगर आप उनके फैसले आज करना चाहो, ये दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुआ है। जर्मनी ने, जापान ने अमेरिका को कितना युद्ध में नुकसान पहुंचाया था। जर्मनी की हालत तो हिटलर था वहां पर, लेकिन वो सब ये पास्ट को भूल गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं। ये चमत्कार है। मतलब जहां चैलेंजेस, चुनौतियां दूसरी हैं देश के सामने, आप किस युग में ले जाना चाहते हो इस देश को? अब काफी हो गया है। सचमुच उस विकास की बात करें, 2014 में मोदी जी बहुत ही शानदार वादों के साथ सत्तारूढ़ हुए थे, जिसमें महंगाई शामिल है कि ये ऐतिहासिक महंगाई है और बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसे 20 फेरिस्त है, उन पर टिक लगा ले जनता कि इनमें से क्या क्या हो गया है। 200 स्मार्ट सिटी बन गए हैं या नहीं बन गए। काला धन जो 100 दिन में आने वाला था और शायद बटने वाला भी था, वो तो मैं तब भी मजाक समझता था, अब भी मजाक समझता हूं उसको, पर 100 दिन में आने वाला था। जो भी करप्ट पॉलिटिशियन है, इनकी जगह जेल के अंदर है और हम मतलब चुनाव रिफॉर्म लाएंगे, किसी अपराधी को टिकट नहीं दे। अब वो हिसाब किताब करने का वक्त आ गया है। ये मैं आपकी बात जरूर मानता हूं। हमारे खुद के संगठन में कई कमजोरियां हैं और वो उसका रिफ्लेक्शन भी ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में है, हमारी कमजोरियों की वजह से ही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता की आवाज फिर से बने, जनता के पास दोबारा से जाए, चुनावों को राष्ट्रीय मुद्दों पे जो सचमुच के मुद्दे हैं जिससे पूरा देश चिंतित है, उन पे लाया जाए, बजाय ये मंदिर मस्जिद और ये जो तमाशे हैं हर इलेक्शन से पहले। ये चुनाव 80 और 20 का है। आप सही कह रहे थे। मैं अब ओपनली कहने लग गए हैं लोग। अभी आ रहा हूं आपके पास में। श्याम जी, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस का ये कहना है कि देश को जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए कोशिश की जा रही है। कभी महंगाई पे चर्चा नहीं होती, कभी बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होती है तो राज्यों के पाले में डाल करके बात की जाती है। हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो, कहीं पे हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हो, इसके बैक में अभी जैसे अरुण जी ने आपसे कहा कि छलावा है जनता के साथ में।
देखिए, ये एक कांग्रेस की जो परिपाटी रही है तुष्टीकरण की राजनीति। आज कभी इन्होंने ये नहीं बोला कि हमने मदरसों में इतना पैसा दिया, अभी इन्होंने ये जिक्र नहीं किया हमने इतने मदरसों में इतने स्थायी मौलवी लगा दिए, उनकी तनख्वाह कहां से जा रही है, क्या टैक्स पेयर के पैसे से किसी धर्म की पढ़ाई हो सकती है, उस पर ये बात नहीं करेंगे। आप ये क्यों नहीं बोलते साफ साफ कि आपके मन में, दिल में, हृदय में मुसलमान बसते हैं केवल, और हिंदुओं के वोट आपको चाहिए नहीं। और हिंदुओं के आपने कहा जो कि ठीक है इतिहास भूल जाइए, जी वो धरोहर है हमारी, हम कैसे भूल जाएं। आज राम जन्मभूमि हो चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो चाहे कोई और भी हो, हमारी धरोहर है, तो हमारा आस्था का विषय है, हमारा आस्था का विषय है। साहब उस समय मजाक कर रहे थे। मैं बात कर लेता हूँ फिर अपन जी। मजाक तो आप लोगों ने बना रखा है हिंदुओं का, जिस हिसाब से आप तुष्टीकरण करते हैं, ये वही वोट की राजनीति के लिए आप मस्जिद बनवा देंगे, अतिक्रमण करवा के, कब्जे करवा के मस्जिद तैयार करवा देंगे, रातों रात वो मस्जिद खड़ी हो जाती है, आप उन लोगों को फंडिंग करेंगे। तो ये एक दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, बोलते कुछ है, बोलेंगे कि नहीं कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां कहीं ना कहीं पीछे से पूरा सपोर्ट मुस्लिम की तरफ इनका चलता है कांग्रेस का। तो इसलिए अगर हिंदुत्व की बात की जाए, अगर हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात नहीं होगी तो कहाँ पाकिस्तान में होगी, कहाँ होगी, श्रीलंका में होगी या जर्मनी या जापान, जहां कांग्रेस का लेकिन ये कहना है कि मूल मुद्दों से भटकाने की एक साजिश कर रही है बीजेपी। देखिए, मूल मुद्दों पे तो मैंने अभी पूछा ना इनसे, राजस्थान में पड़ोसी 5 राज्यों से महंगा डीजल पेट्रोल क्यों है, बिजली महंगी क्यों है, बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं ये, आप बताएं कितने लोगों को रोजगार दिया आपने, छलावा क्यों किया बेरोजगारी युवकों के साथ, क्यों बेचे पेपर, रीट के पेपर क्यों बिके, क्या मजाक बनाया आपने बेरोजगारों का, बताइए, जवाब दीजिए ना। मूल मुद्दे ये हैं, आप उस पर बात नहीं करेंगे। नहीं, आप जब कहेंगे बलात्कार में नंबर 1 पे क्यों है राजस्थान, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चल रहा है, क्या इतना खुले में आपने लूट मार के लिए छोड़ रखा है, जो प्राइवेट पार्टियां लूट रही है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक खबर आई है, 3200 लोगों से, 3200 बेरोजगारों से ट्रेनिंग के नाम पे 80-80 हजार रुपए ले लिए किसी आई हॉस्पिटल वाले ने, और वहां दुकान बंद करके चला गया। वो बेरोजगार आज धक्के खा रहे हैं। आप लोगों ने क्या मजाक बना रखा है, खुला छूट दे रखा है आप लोगों ने, और फिर बात करते हैं बेरोजगारी और महंगाई की। मूल मुद्दों पे आइए, बात करिए, आप सस्ता करिए डीजल, सस्ता करिए पेट्रोल, बिजली सस्ती करिए, दीजिए सुविधा राजस्थान के लोगों को। आप एक उदाहरण तो पेश करिए कि हाँ हम तो ये करना चाहते हैं। अरुण जी, अभी आपने सुना ये कुछ आरोप हैं सरकार पर। हाँ, ये कोरे आरोप हैं। एक तो समस्या ये है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है जो बरसों से इनकी आंखों में खटक रही है, क्योंकि इनको तो नशा ही सत्ता का है। ये अब हमको नीचा ये बात खत्म कर लो, जो आपने सवाल पूछा है जो से सस्ता है, आपने सवाल पूछा, जवाब गुमराह मत करिए, सीधे जवाब दीजिए। राह तो आप दिखा देंगे, मेरे को बोलने तो दीजिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो इतना मायोपिक व्यू है कि ये सिर्फ क्योंकि यहाँ इनकी सरकार नहीं है, जो कि बहुत गंभीर बात है इनके लिए। मध्य प्रदेश में इनने कांग्रेस की सरकार गिरा के बना ली, कर्नाटका में बना ली, लिस्ट है 8 गवर्नमेंट की। इनका जो जोड़ तोड़ का और व्यापार है वो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है, हर हालत में सत्ता चाहिए। राजस्थान में किसी वजह से ये फेल हो गए और इस बात के लिए वो राजस्थान को कभी माफ नहीं करते हैं। बीजेपी ने एक मदद नहीं की है राजस्थानियों की। 24 एमपी जिस पार्टी के हो, ये राष्ट्रीय महत्व की कैनाल प्रोजेक्ट थी जिससे राजस्थान के 13 जिलों का भला हो सकता था। ये वहां चौंच पे रबड़ बैंड बांध के बैठे 24 एमपी। बड़ी शर्म की बात है। अरे क्रेडिट आप नहीं लेना यार, मामला राजस्थान का है। अच्छा, फिर इतना मायोपिक व्यू है कि ये घूम फिर के राजस्थान में पेट्रोल महंगा क्यों है, राजस्थान में बेरोजगारी क्यों है, मतलब इनका कोई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य नहीं है। इनको मालूम होना चाहिए महंगाई पूरे देश में है, कहीं ज्यादा कहीं कम उसकी स्थिति पे है। बेरोजगारी पूरे देश में अभूतपूर्व लेवल पे है। राजस्थान में पहले ही उद्योग बहुत कम थे, यहाँ का उद्योग ही टूरिज्म पे चलता था। अभी अभी हमने महामारी भुगती है। अगर वहां थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है किसी और गुजरात के मुकाबले या महाराष्ट्र के, तुलना थोड़ी की जा सकती है। ये सेंट्रल इश्यूज हैं। आपका कोयले का वितरण ठीक नहीं करते, आप हमारा गिरबान पकड़ लेते हो, बिजली का संकट कैसे। अरे भैया,
18 स्टेट में बिजली का संकट है आज की तारीख में, 12 में आपका शासन है, वो बेचारे थोड़ी बोल सकते हैं। हम तो चिट्ठी तो लिख देते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, वो थोड़ी बोल पाएंगे। राजनाथ सिंह जी से नीचे तक किसी की कोई आवाज नहीं है इनकी। ये हम पे आरोप लगाते हैं कि हम एक परिवार की आरती उतारते रहते हैं। इनकी आरती से हमारी आरती बहुत छोटी है। ये तो मोदी जी को भगवान अनाउंस करते हैं। इनके कई नेता कह चुके हैं ये भगवान का अवतार है मोदी जी, देश का सौभाग्य है मोदी जी आ गए हैं। तो इनको परिप्रेक्ष्य राइट करना पड़ेगा। और चुनाव का ये जो अहंकार है वो कितने दिन चलेगा? हमने अच्छे अच्छे बादशाह देखे जमीन पे, अगर आदमी भूखा हो तो उसको मंदिर मस्जिद कुछ सुनाई नहीं देता। अभी पड़ोस का हाल देख लीजिए आप, श्रीलंका का, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उसने जीडीपी का 119% लोन ले रखा है दुनिया से, श्रीलंका ने। हमने 90 का ले रखा है। वो छोटा देश है, वहां जल्दी मरण हुआ उनका, क्योंकि टूरिज्म बेस्ड है, वहां भी कोई ज्यादा उद्योग नहीं है, चाय उगा लो और टूरिस्ट बुला लो, तो जल्दी मारा गया। हम बड़े देश हैं, हमको अब संभलना पड़ेगा, वरना संकट की तरफ तो आर्थिक स्थितियां बढ़ी रही है देश की, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अनिल जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं अरुण सिंह जी को सुन रहा था और जो आपने एजेंडा भेजा उसमें भी है कि केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएंगे, लेकिन इसमें पूर्ववर्ती सरकार जो राजस्थान की रही है उनका कहीं जिक्र है कि हाँ उन्होंने राजस्थान में ये काम किया, उनकी योजनाओं को जनता के बीच लेकर के जाएंगे? नहीं, इन जो मिशन यहाँ पर लिया गया है उसमें केंद्र की योजनाएं यहाँ पर शामिल की गई हैं। केंद्र की मोदी सरकार की जो बेहतरीन योजनाएं हैं, जनता को कितना लाभ मिल रहा है, और जनता के बीच में अगर मैसेज नहीं है, कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा, कार्यकर्ताओं को पाठशाला कहीं ना कहीं ली जाएगी, उनको जनता के बीच में भेजने का यहाँ पर संकल्प लिया नहीं, लेकिन क्योंकि प्रदेश के लिए अगर यहाँ के मतदाता की बात है तो पहले सरकार 2 कार्यकाल वसुंधरा राजे जी पूरा कर चुके हैं, भरत सिंह शेखावत साहब लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसका जिक्र नहीं है कि हाँ हमारी इन योजनाओं को जनता के बीच लेकर के जाएंगे, रोल मॉडल रही है, ऐसी कोई योजना का जिक्र नहीं कर रहे? शायद लगता है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक के अंदर यह मुद्दा गौण है, और चर्चा भी नहीं है कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का कुछ बेहतरीन जो योजनाएं रही हैं उनको जनता के बीच में लिया जाए। और ये कि मुद्दा भी है कि दूरियां जो संगठन वाली हैं, वो यही सवाल है कि आखिरकार बीजेपी में राजस्थान में खासतौर से मनमुटाव की स्थिति कहा जाए या फिर 2 धुरी के बीच में कुछ दूरियां यहाँ पर बढ़ती हुई देखी जा रही हैं। चलिए आखिरी सवाल मैं श्याम जाजी से लूंगा। श्याम जी, मैं लगातार सुनता हूं, असेंबली की भी बात करें या फिर आपके पार्टी के नेताओं को मैं मंच से सुनता हूं, कभी आपकी पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र नहीं होता है, ऐसा क्यों? चुनाव के लिए अभी ये लगता है कि केवल चेहरा और योजनाएं, क्योंकि केंद्र की योजनाएं सभी राज्यों के लिए होती हैं, राजस्थान के लिए, राजस्थान में आपकी पार्टी का मजबूत संगठन है, सरकारें रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले मैं कुछ समय से देख रहा हूं कभी कोई जिक्र नहीं होता, विधानसभा में नहीं किया आपकी पार्टी के नेताओं ने जिक्र, केवल मोदी जी का जिक्र होता है। देखिए क्या है योगेंद्र जी, अभी अगर हम बैठक की बात करें तो ये राष्ट्र कार्य समिति की बैठक है, ये कोई राजस्थान से संबंधित बैठक है नहीं, तो इसमें राजस्थान में बैठक होने जा रही है तो राजस्थान के कुछ विषयों का जिक्र जरूर होगा, चाहे पहले जो भी योजनाएं रही होंगी, कुछ योजनाओं के नाम इन्होंने बदल दिए, जो अन्नपूर्णा रसोई और जो अभी आप लोगों की जानकारी में है ही सही, और कुछ योजनाएं और भी थी जिनके इन्होंने नाम बदल के, केवल भामाशाह कार्ड का नाम बदल के ये और ऐसा। श्याम जी, ये मेरा सवाल सिर्फ इस वजह से है कि निश्चित रूप से केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, कॉमन एजेंडा होगा जो सभी राज्यों के अंदर होगा, लेकिन क्या ऐसी कोई भी एजेंडे के बीच कोई सब एजेंडा होगा जिसमें कहा जा सके कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां हमारी सरकारें रही हुई हैं, वहां पे अपने खुद के जो वहां के लोकल इश्यूज हैं उन पर फोकस किया जाए, या फिर वहां हमारी सरकार रही है तो क्या ऐसी योजना है जो जनता के बीच अपनी गहरी छाप छोड़ पाई, या फिर उन पर भरोसा नहीं है, केवल भरोसा यही किया जाए कि केंद्र सरकार के अलावा दाएं बाएं नहीं जाना में? देखिए योगेंद्र जी, इसमें जब चुनाव जब आएंगे, चुनाव के टाइम पे क्या क्या पुरानी योजनाएं रही, कौन कौन सी सफल रही, वो पे भी मंथन किया जाएगा, कौन सी असफल रही, और क्या हम नया कर सकते हैं जो जनता के लिए लाभदायक हो, जनता को सीधा लाभ पहुंचे उससे। आपने देखा है कि चाहे राजस्थान की सरकार रही हो चाहे केंद्र की सरकार रही हो भारतीय जनता पार्टी की, हमेशा सीधा लाभ कैसे लोगों तक पहुंचे, बिचौलियों को कैसे बीच से अलग किया जाए ताकि अधिक से अधिक लाभ लाभार्थी तक पहुंच पाए। बिचौलियों को जैसे बीच में पहले खाने का मौका मिलता था, उसको घटाया जाने का प्रयास सदैव रहा है और आगे भी रहेगा। जी चले, खैर ये राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय चिंतन है, इनका पदाधिकारियों की बैठक होगी,
लेकिन बस एजेंडा इतना है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, राजस्थान की तरह से आने वाले दिनों के इतिहास की चर्चा की जा रही है, उसकी तैयारियां चल रही हैं कि कैसे रचा जा सकता है। देखना होगा कि किसका एजेंडा कितना कारगर होता है, आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।